नमस्कार। इंडिया का एविएशन सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है? दोस्तों, हमने अभी तक इंडियन एविएशन सेक्टर की ग्रोथ और उसके कारणों पर नजर डाली है, लेकिन अब आइए इस ग्रोथ से जुड़ी एक गंभीर समस्या पर भी नजर डालते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। भारत में एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन पिछले कुछ दशकों में तेजी से हुआ है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1994 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनने वाला पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख एयरपोर्ट्स को भी पीपीपी मॉडल में शामिल किया गया है। इस मॉडल के तहत एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी को दी जाती है, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जिम्मा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होता है। प्राइवेटाइजेशन के ये कुछ ठोस कारण हैं: इकोनॉमी को बूस्ट देना और फंडिंग बढ़ाना, गवर्नमेंट के बजट का बोझ हल्का करना, प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और रिस्क मैनेजमेंट लाना। लेकिन इसमें ग्रोथ के साथ साथ चुनौतियां भी हैं। हालांकि इसने ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाई, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। सबसे पहले है मोनोपोली का खतरा। जब एक ही प्राइवेट ऑपरेटर कई एयरपोर्ट्स का कंट्रोल ले लेता है तो कंपटीशन कम हो जाता है और यूजर फीस में वृद्धि होती है। 2019 में अडानी ग्रुप ने जब एक साथ 6 एयरपोर्ट्स का कंट्रोल लिया तो यह चिंता और गहरी हो गई। इसके बाद है हाई यूजर फीस। प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा उठाई गई उचित लागत के कारण टिकट के दाम बढ़ते हैं, जिससे पैसेंजर्स और एयरलाइंस दोनों पर असर पड़ता है। इसके बाद लेबर इश्यूज। कंपनियों को प्राइवेटाइज करने के बाद एम्प्लॉयज के वेजेस और वर्क कंडीशंस के मुद्दों को लेकर स्ट्राइक्स होने लगती हैं, जिससे ऑपरेशंस प्रभावित होते हैं। इसके बाद है प्राइस रेगुलेशन। प्राइवेट ऑपरेटर्स के प्रॉफिट फोकस के चलते एयरपोर्ट्स टैरिफ और यूजर चार्जेस में असंतुलन हो सकता है। इसे कंट्रोल करने के लिए 2009 में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया था, जो टैरिफ और सर्विस क्वालिटी की निगरानी करता है। बात करें अगर सिंगापुर की, तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट एक उदाहरण है, जहां चांगी एयरपोर्ट ग्रुप, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, एयरपोर्ट को ऑपरेट करता है। यह मॉडल पब्लिक वेलफेयर और प्रॉफिट दोनों को बैलेंस करता है। इसी तरह दुबई एयरपोर्ट भी फुली गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ऑपरेट किए जाते हैं, जिससे लो टैक्सेस और एफिशिएंट ऑपरेशंस बनाए रखे जाते हैं। बात करेंगे भारत में एविएशन ग्रोथ और बढ़ती डिमांड के बारे में। भारत में एयर ट्रैफिक तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट ने 5.2 मिलियन डोमेस्टिक सीट्स के साथ सबसे अधिक ट्रैफिक हैंडल किया था, जबकि मुंबई 3.7 मिलियन सीट्स के साथ दूसरे स्थान पर था। उड़ान स्कीम के तहत रिमोट एरियाज में एयर ट्रैवल को एक्सेसिबल बनाने के लिए 2017 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं अप्रैल 2014 में जहां सिर्फ 215 रूट्स थे, वहीं अप्रैल 2024 तक ये बढ़कर 540 हो गए हैं। इससे भविष्य में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, ये भी जान लेते हैं। इंडिगो के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 2030 तक मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स 158 मिलियन से बढ़कर 300 मिलियन तक हो गए हैं, जिससे पैसेंजर ग्रोथ भी तेज होगी। 2024 में इंडियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या 155 मिलियन थी, जो 2030 तक आते आते 350 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इस ग्रोथ को संभालने के लिए एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जरूरी है। भारत में वर्तमान में सिर्फ 119 एयरपोर्ट्स डोमेस्टिक सर्विसेज दे रहे हैं, जबकि चीन में यह संख्या 250 और अमेरिका में 656 है। इसलिए इस बढ़ती डिमांड को मैनेज करने के लिए भारत को बड़े और ज्यादा एयरपोर्ट्स की जरूरत है। इन सब के लिए अवसर और चुनौतियों का बैलेंस बहुत जरूरी है। इसमें एयरपोर्ट्स को बेहतर किया है, लेकिन इसके साथ मोनोपोली, हाई टैरिफ और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जैसी चुनौतियों को भी समझना होगा। अगर हम सिंगापुर और दुबई जैसे इंटरनेशनल मॉडल से सीख कर एक बैलेंस बना सके तो इंडिया का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।